हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने मोशन रिलेटिव टू अर्थ यानी कि पृथ्वी के सापेक्ष गति की बात कर ली थी। ठीक है, और इसके बाद हम देख रहे थे कोरियोलिस फोर्स का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस फोर्स का क्या प्रभाव है वो हम लोग देख रहे थे। ठीक है, मैंने अर्थ का आपको दिखा दिया था इसमें कि अर्थ जो है वो क्या करती है। देखो ये रहा, दो तरीके के आभासी बल उस पर लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल और क्या नाम से कोरियोलिस बल है ना। दो दो फोर्स लगते हैं उसके ऊपर। बाकी सारी जो भी इंट्रोडक्शन था वो मैं दे चुकी थी आपको। इफेक्ट देखना था तो इफेक्ट में हमने इसकी जो अर्थ है उसका हमने क्या निकाल लिया था, कोणीय वेग है ना, एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल ली थी। और इसके बाद में आपको इसका थोड़ा डिस्कशन कर दी थी। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अर्थ जो 3D स्ट्रक्चर है ये अपने एक्सेस पर थोड़ी घूमी हुई होती है ना। अभी तो हमने तो एक दिखा दिया हमने ऐसे ही, ठीक है, इसीलिए कहा था कि सपोज कीजिए कि ये अर्थ है। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो अर्थ इस तरीके की है भी नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा पोल्स पे थोड़ा उठी हुई है और यहाँ पे थोड़ा सा धसी हुई है वो। ठीक है, थोड़ी सी ओवल शेप की है, अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या है आपका, मैंने आपको बताया था कि ये जो मैंने नीचे वाली इसको लेयर्स में दिखाया था कि थोड़ा 3D स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे इसकी। इसमें जो बीच में है इसका ये सेंटर हो गया अर्थ का। ठीक है, अर्थ की रेडियस लगभग 6400 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 6400 किलोमीटर के लगभग इसकी होती है क्या, रेडियस अर्थ की। और ये 365 दिन में सूरज की चारों तरफ, लगभग 365 दिनों में सूरज की चारों तरफ एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि ये जो सेंटर हो ओ है उसका प्रक्षेप या उसकी इमेज जो है वो ओ डैश पर पड़ रही है। तो हमने दूसरा बिंदु दिखाया था ओ डैश ऊपर। ठीक है, फिर मैंने आपसे एक शब्द बोला था इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब भूमध्य रेखा। ये इक्विलेटरल लाइन है, भूमध्य रेखा जो तल बना रही है उसका नाम है इक्विटोरियल प्लेन, या इसको निरक्षीय तल भी बोलते हैं या भूमध्य रेखीय तल भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो पी बिंदु है ये हमने अर्थ पर बाहर की तरफ, बाहर की जो सरफेस है उस पर मैंने एक बिंदु पी लिया है। उस पर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कंसिडर किए हैं, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, जिसमें से एक्स तो है पूर्व दिशा में, मैंने आपसे कहा था, वाई है उत्तर दिशा में और जेड है ऐसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये भी मैं आपको बता करके गई थी। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि यहाँ पर ये जो बिंदु P है इसकी इस ओरिजिन से, जो एक्चुअल ओरिजिन है वास्तविक, उससे जो इसकी डिस्टेंस है वो तो रेडियस कहलाएगी, अर्थ की त्रिज्या कहलाएगी। लेकिन इस बिंदु P की इस प्रक्षेप से जो इसकी जो मतलब इमेज दिख रही है O की O डैश पर, उससे जो डिस्टेंस है वो त्रिज्य सदिश के बराबर है। समझ में आ गई? इतनी बात हम लोग कर चुके थे। और अर्थ जो है पश्चिम से पूर्व घूम रही है, इसलिए डायरेक्शन ऐसे दिखाना। ठीक है, ऐसे मत दिखाना यूँ, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि वो पूर्व से पश्चिम घुमा दिया आपने तो गड़बड़ है डायग्राम में। तो डायग्राम जो है उसका ध्यान रखो आप। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जो जो हमने बताया उसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कंसीडर अर्थ इज रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। कितने कोणीय वेग से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम की, पश्चिम से पूर्व की तरफ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हमने कंसिडर कर लिया कि अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है। समझ में आ गए? फिर हम क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ इज ओ। ठीक है, एंड इट्स प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन? सेंटर का, इसकी परछाई पड़ रही है। ठीक है, एंड इट्स प्रोजेक्शन इज एट ओ डैश। ठीक है, अ पॉइंट पी दिख रहा है आपको, पॉइंट पी, अ पॉइंट पी इज प्लेस्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु है पी, सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, इस बिंदु पी की इस ओ डैश से डिस्टेंस तो त्रिज्य सदिश है और इस बिंदु पी की ओ से डिस्टेंस त्रिज्या है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पी विद ओ डैश इज रेडियल वेक्टर। ये हम निकालेंगे कितना होगा, रेडियल वेक्टर आर वेक्टर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ओ इज रेडियस ऑफ अर्थ।
अंतर समझना दोनों में। वो रेडियल वेक्टर है और ये रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, दिख रही है हमें। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं लैम्डा की। ठीक है, लैम्डा क्या है? लैटिट्यूड एंगल, कल बताया था मैंने आपको, अक्षांश कोण। ये होता क्या है? लैम्डा लैटिट्यूड एंगल बना कैसे? पृथ्वी का इक्वेटोरियल प्लेन इस रेडियस के साथ जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल कहलाएगा आपका? इक्वेटोरियल, सॉरी, लैटिट्यूड एंगल या अक्षांश कोण। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे अलग से? लैटिट्यूड एंगल डेफिनेशन लिख लीजिए इसमें, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा। ये क्या होता है पूछ लेते हैं कभी कभी इसको छोटे डेफिनेशन में भी। लैटिट्यूड एंगल क्या होता है? द एंगल मेड बाय रेडियल वेक्टर। या तो आप देखो, अच्छा देखो, ये अगर एंगल लैम्डा है तो ये वाला भी तो लैम्डा ही होगा, क्योंकि ये कौन सा एंगल बन रहा है? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। अगर ये लैम्डा है तो ये भी लैम्डा होगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि रेडियल वेक्टर इसके साथ जो एंगल बना रहा है ना इक्वेटोरियल प्लेन या इस रेडियस के साथ, वो है लैम्डा। या फिर ये रेडियस जो है वो इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है वो लैम्डा है। दोनों ही लैम्डा ही है, दोनों ही अक्षांश कोण को बताएंगे। समझ में आ गई बात आपको? तो आप कैसे कहोगे? पृथ्वी के केंद्र ओ से मिलाने वाला त्रिज्य सदिश जो पृथ्वी के निरक्षीय तल के साथ एंगल बनाता है वो क्या कहलाता है? अक्षांश कोण। और इसको शो किससे करते हैं अपन? लैम्डा से। समझ में आ गई बात आपको? तो हम लिखेंगे द एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ बाय इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन is called latitude angle। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का इक्वेटोरियल प्लेन यानी कि निरक्षीय तल, या तो आप इसको निरक्षीय तल कहिए या भूमध्य रेखीय तल भी कह सकते हैं, है ना? भूमध्य रेखीय तल या निरक्षीय तल। तो पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के निरक्षीय तल या भूमध्य रेखीय तल के साथ जो कोण बनाती है वो क्या कहलाता है? अक्षांश कोण। हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षांश कोण। ठीक है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारी सारी बात हो गई, जो जो हमने दिखाया वो सब हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको जो है ये जो आपको सारा दिखाई दे रहा है ना, इसमें से मैं जरूरी जितना मुझे चाहिए उतना मैं निकाल लेती हूँ। देखो, एक तो है मेरे पास ओ, सेंटर है ये पृथ्वी का। ठीक है, इसकी जो इमेज है वो यहाँ बन रही है ओ डैश पर, सही। यहाँ पर मेरे पास है पॉइंट पी, दिख भी रहा होगा आपको। और ये जो है ना, ये लैटिट्यूड एंगल है, इसके साथ बन रहा है जो। समझ में आ गई? फिर इस बिंदु पी पर हमने तीन एक्सेस माने हुए हैं। कौन कौन से? इधर आपका दिख रहा है एक्स डैश, दिख रहा है ना, ये उसी को बना रही हूँ मैं। इधर आपका क्या दिख रहा है? वाई डैश। और ये आपका जो दिख रहा है वो कौन सा है? जेड डैश। हालांकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर है और ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा कि इनके बीच 90 डिग्री एंगल कैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना जेड ऐसे है परपेंडिकुलर, एक्स एक डायरेक्शन में है पूर्व में और वाई जो है वो उत्तर में है। तो आपको ये मत सोचना कि इनके बीच में इतने इतने से एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल कैसे हो जाएंगे। समझ में आ गया? बिकॉज पॉइंट पी इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग विद अर्थ। ठीक है, और इसमें क्या है कि रोटेट भी कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट भी रोटेट कर रहा है उसके साथ साथ, इसलिए ये। और 3D स्ट्रक्चर वैसे है तो आपको तीनों एक्सेस एक साथ 90 डिग्री एंगल पर तो दिख ही नहीं सकते। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको आपने क्या कहा था? आर वेक्टर। ये तो आर वेक्टर है, ये एंगल लैम्डा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? लैम्डा ही होगा। अब देखो, मैंने ये ज़रूरी चीज़ इसमें से निकाल ली और यहाँ दिखा दिया आपको, ताकि मैं और एंगल्स आपको क्लियर कर पाऊँ। समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, ये एंगल अगर लैम्डा है, ठीक है, तो ये दोनों जो होते हैं ना वो 90 डिग्री पर होते हैं। कैसे होते हैं? 90 डिग्री पर। तो ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस लैम्डा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, फिर ये ओ और ये जेड डैश, ये कैसे होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं। अगर ये 90 माइनस लैम्डा है तो फिर ये फिर से कितना हो गया? लैम्डा हो गया। सही बात है। ठीक है, उसके बाद आप एक मिनट, सॉरी, बीच में आपकी ओमेगा को, उसको तो भूल ही गए, ओमेगा ये रोटेट भी तो कर रही है ना, तो बीच में आपका ऐसे ओमेगा भी तो आएगा जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। ठीक है, हाँ, अब देखो, ये वाई डैश जो है ना और ये जो है ये तो 90 डिग्री पर होते ही हैं, तो ये लैम्डा है तो ये 90 माइनस लैम्डा हो गया। ठीक है, फिर ये
ओ डैश जहाँ पे भी इसका प्रक्षेप होगा ना, ये इस ओमेगा के साथ 90 डिग्री पर होता है। तो ये बीच वाला एंगल जो है ना, ये छोटा सा ये दिख रहा है जो, ये लैम्डा होगा, ये छोटा सा। समझ में आ गई बात आपको? ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा होगा। अब है ना, इसको मेरे को क्योंकि शुरू में ओमेगा ध्यान नहीं रहा, तो आप इसको थोड़ा डिस्टेंस बनाना, जेड को थोड़ा आगे बनाना और ओमेगा को थोड़ा ठीक से बीच में बनाना, ठीक है, ताकि आपको ये लैम्डा इसके बराबर बनाना, तभी तो दोनों एंगल बराबर होंगे। ये भी लैम्डा है छोटा सा और ये भी लैम्डा है, तो दोनों लगभग बराबर बनाना, ठीक है। मैंने तो बीच में इसको निकाला है, ठीक है। अब देखो ये एंगल जो है आपका कौन कौन से, ये ओमेगा है ना, और ये जेड डैश, ये 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। समझ में आ गई कौन कौन से, ये अच्छा सॉरी, ये वाई डैश और जेड डैश 90 डिग्री पर है। हम तो कह ही रहे हैं भाई, वाई डैश का ओमेगा के साथ जो एंगल बन रहा है वो लैम्डा है, दिख रहा है आप सभी को। और वाई डैश और जेड डैश कितने एंगल पर होंगे, 90 पर, क्योंकि मैंने कहा ना कि वाई तो ऐसे होगा वाई डैश और जेड डैश ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, उनके बीच में कहीं ओमेगा है। समझ में आ गई? तो ओमेगा का वाई डैश के साथ जो एंगल बन रहा है वो लैम्डा है, तो फिर ओमेगा का जेड डैश के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस लैम्डा हो जाएगा। यानी कि ये जो एंगल बचेगा ना, ये वाला, तो ये एंगल कितना होगा पता है, 90 माइनस लैम्डा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा जो है जेड को इधर खिसकाना, ओमेगा को थोड़ा ठीक से खिसकाना, ताकि ये एंगल आपको नजर आए ठीक से। समझ में आ गई कौन कौन परपेंडिकुलर है, ओमेगा और वाई डैश परपेंडिकुलर है, सॉरी ओ और वाई डैश ये परपेंडिकुलर है, सेंटर ओ और वाई डैश परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एंगल लैम्डा है, अगर हम तो जानते हैं लैटिट्यूड एंगल है, तो बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस लैम्डा हो गया। उसके बाद ये ओमेगा और ये ओ डैश ये परपेंडिकुलर हैं, दिख नहीं रहे लेकिन परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, दिख इसलिए नहीं रहे, 3D स्ट्रक्चर मैंने बताया ना रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये 90 माइनस लैम्डा है, तो बचा हुआ ये लैम्डा हो गया, ठीक है। फिर वाई डैश और जेड डैश पर परस्पर परपेंडिकुलर होते ही है, ठीक है। तो अगर ये लैम्डा है तो बाकी बचा हुआ कितना हो गया, 90 माइनस लैम्डा हो गया, क्योंकि अब हम इन्हें आगे जाकर इनके कंपोनेंट्स निकालने वाले हैं, तो उनमें मुझे ये एंगल चाहिए, इसलिए हमने ये सारा काम किया है। समझ में आ गई बात आप सभी को? ठीक है, तो ये डायग्राम का काम तो आपका हो गया। अब हम निकालेंगे कि ये जो ओमेगा है ना, ये जो ओमेगा आपका दिख रहा है, आप मेरे को बता सकते हो इस ओमेगा के वाई डैश और जेड डैश अक्षों में जो क्या नाम से घटक होंगे, कंपोनेंट्स, घटक कैसे निकालते हो, वो कितने कितने होंगे? तो हम निकालेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ओमेगा अलॉन्ग वाई डैश एंड जेड डैश, यानी कि वाई डैश और जेड डैश अक्षों के अनुदिश इस ओमेगा के घटक क्या क्या होंगे। घटक निकालना तो आपको पता ही है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके साथ कॉस लगाओगे और बाकी के साथ क्या लगाओगे, साइन लगाओगे। तो जो ओमेगा वेक्टर है ना आपका, ये पता है क्या बन जाएगा, देखो इस वाई के साथ कितना बना रहा है, लैम्डा, तो इस ओमेगा का वाई डैश की दिशा में घटक ओमेगा कॉस लैम्डा, ओमेगा कॉस लैम्डा जे कैप डैश, क्योंकि ये वाई डैश है तो इसका यूनिट वेक्टर ले लिया मैंने जे कैप डैश, प्लस जेड डैश के साथ साइन बनाएगा, या तो आप लिखो ओमेगा कॉस 90 माइनस लैम्डा, हम जानते हैं कॉस 90 माइनस लैम्डा साइन लैम्डा ही तो होता है, तो ओमेगा साइन लैम्डा और साथ में क्या लिखोगे, के कैप डैश। सही बात है, तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये किसके कंपोनेंट आ गए, ओमेगा के, दोनों अक्षों में, वाई डैश और ओमेगा बीच में है, वाई डैश और जेड डैश परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओमेगा का वाई डैश के साथ एंगल बन रहा है लैम्डा, और ओमेगा का जेड डैश के साथ बनेगा बाकी बचा हुआ 90 माइनस लैम्डा, ठीक है। तो हमने ओमेगा के कंपोनेंट्स निकाल लिए, सही बात है। अब मेरे को बताओ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, सिंस एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी, आपने लिखी थी ए डैश, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, तो आप क्या लिखोगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। एक्सेलरेशन की तो यही निकाली थी ना आपने, ये जो जी डैश है ना, इसको मैं लिख रही हूँ जी लैम्डा, मतलब ये है ये तो है जी, ये तो पृथ्वी का एक्चुअल है, और ये कहाँ पे है, उसका आभासी जी लैम्डा से शो किया है, क्योंकि वो लैटिट्यूड एंगल पर होगा, इसलिए उसको लैम्डा से शो किया, इसको हटा देना। समझ में आ गई? तो जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा क्रॉस। अब ओमेगा तो मेरे को पता है, ओमेगा तो मैंने इक्वेशन 1 में निकाल दिया, यहाँ रख दूंगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे आर और चाहिए, आर वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स अपन और निकालेंगे, ठीक है। यहाँ रखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, आभासी त्वरण मिल जाएगा। आभासी त्वरण मिलते ही हम बल भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।